नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज 11:30 बजे नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए शपथ ली है। इसमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह गृह मंत्री और तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। और इसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि तमाम नेताओं का ये कहना है कि विकास का दौर एक बार फिर से आ गया है। डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, अब बात सिर्फ विकास की होगी। इस तरह की तमाम बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही। बिहार में जश्न का माहौल भी है फिलहाल। इस वक्त पर धरातल पर क्या कुछ माहौल है, कार्यालयों में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सपा के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे जी और बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी। आप दोनों का ही हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अविरल जी, जैसा कि देखने को मिला कि आज नीतीश कुमार की तरफ से 11:30 बजे से ही शपथ ग्रहण ले लिया गया है और इस ग्रहण समारोह में देखने को मिला कि सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर और क्या कुछ देखने को नई चीजें मिल रही है? जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार का, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से मजबूत सरकार है। जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, युवा की सरकार है और प्रत्येक बिहार निवासी की सरकार है। बिहार का जितने भी निवासी हैं वो सबकी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर हमारी सरकार चलती है और निश्चित रूप से चलेगी। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, तो विपक्ष इस विषय पे आरोप लगाए, क्या कहे क्या नहीं कहे एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जनता ने हमें निश्चित रूप से जिताया है। जनता ने अपना वोट जी रूपी आशीर्वाद हमें दिया है। तो हमारे विकास के आधार पर दिया। हम विकास के नाम पे, विकास के मुद्दे पर जनता के मध्य में गए थे, वोट मांगा और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जी, विवेक कुमार पांडे जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसके बाद ही देखने को मिला कि जो तमाम नेता थे वो कहते हुए नजर आए कि डबल इंजन की सरकार है तो जरूर विकास की बात होगी। तो आपका क्या मानना है? पिछले लंबे अंतराल से देखने को मिल रहा है कि वही पार्टी है, तो अब विकास किस तरह से नए तरीके से हो सकता है? देखिए मधुलिका जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा विषय उठाया आज। और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के जिस ये भी एक अच्छा विषय है। और जिस तरह बिहार की बात अगर करें तो बिहार में देखिए, अब चुनौतियां तो सरकार के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके ऐतिहासिक कार्यकाल को देखते हुए ही जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह महिलाओं को सशक्त करने के लिए 10 साल में कोई योजना ये नहीं लेके आए, जी आते ही 10-10 हजार रुपए की योजना लेके आए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में, चूंकि बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी जीडीपी का प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा औद्योगिक समूह यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, औद्योगिक निवेश का केंद्र है। तो मैं तो ये मांग करता हूँ भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से, कि हर एक महिला को उत्तर प्रदेश में कम से कम 1-1 लाख रुपए खाते में भेजने का काम करें, ताकि वो उद्यमी जी बन सके। और उससे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण की बात करिए, महिला सम्मान की बात करिए। अगर बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य मान करके ये 10 हजार रुपए डाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1 लाख रुपए तो हर महिला के खाते में आ ही सकता है। और आपके भी खाते में जी आना चाहिए, बिल्कुल, ये मैं मांग करता हूँ। और ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहेगा कि जिस तरह से बिहार में इन्होंने पैसे खातों में भेज करके वोटों को प्रभावित किया। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में ये कौन सी योजना लेके आते हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में ये नहीं लेके आते हैं तो ये सार्वभौमिक सत्य माना जाएगा कि इन्होंने केवल वोट खरीदने के लिए पैसे भेजे थे, वोट को, चुनाव को जी प्रभावित करने के लिए उससे बड़ी बात पे आते हैं, जो कि मामला था जी ओवैसी जी को लेकर के। आज 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.85 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, जो राज्य की जी कुल जनसंख्या का 19.26% के आसपास होती है। लेकिन अगर 11 की जनगणना की तुलना में अगर मैं आज की बात करूं, जी 2025 में हम बैठे हैं, तो मेरे आकलन के हिसाब से अगर मैं लमसम भी अंदाजा लगाऊं तो ये आंकड़ा 25 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जो मेरा आकलन है। जी अब जब भी जाति आधारित पार्टियां किसी भी चुनाव में जाती हैं, तो यकीन मानिए उससे बड़े राजनीतिक दलों को लाभ होता है, क्योंकि वहां पे वोटों का ध्रुवीकरण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे श्रीलंका के उदाहरण देख लीजिए। तमिल और मुस्लिम जी पहचान के आधारित अलग अलग पार्टियां वहां सक्रिय हैं। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस है। ये पार्टियां अक्सर किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाती हैं, लेकिन जब बात चुनाव की होती है तो सीटें अनुपातिक अपेक्षा में हमेशा कम कम लाती हैं। यूनाइटेड जी किंगडम का देख लीजिए आप, स्कॉटिश नेशनल पार्टी और जैसे जाति दलित क्षेत्रीय जो आधारित पार्टियां हैं। यूके में आम चुनाव में स्कॉटलैंड में एसएनपी की मजबूत उपस्थिति में लेबर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे और उन्होंने स्कॉटलैंड की एसएनपी को अपना वोट दिया था। तो मैं तो स्वागत करता हूं बोस्निया, हर्जेविना और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत से उदाहरण मैं प्रस्तुत कर दूंगा अभी चुनाव के आंकड़ों के आधार पर, प्रतिशत के अनुसार। मैं तो स्वागत करूंगा ओवैसी जी का, कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आते हैं तो ये हमारे लिए एक अवसर है। और उससे बड़ी बात बता दूं मैं आपको,
अभी चुनाव हमारे लगभग 2 साल बाद है, लेकिन इन 2 सालों में ओवैसी जी के कार्यों की समीक्षा भी तो जनता करेगी। जो बिहार में आप चुनाव जीत करके आए हैं, उन कार्यों की जी समीक्षा भी तो की जाएगी। ये भी तो देखा जाएगा कि बिहार में आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या जिसको आप टारगेट करते हैं वो आपको वोट देंगे। भाई कार्यों के आधार पर जी अब चुनाव हो रहा है, अगर कार्यों के आधार पर हो रहा है तो बिल्कुल ये बात जाहिर है, क्योंकि भाजपा तो यकीनन मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट देती। कई बार देखा कि अभी बिहार चुनाव में देख लीजिए, भाजपा ने किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में नहीं उतारा। सबका साथ सबका विकास यहाँ पे चुनाव के पहले होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कटेंगे तो बटेंगे हो जाता है। तो मुझे लगता जी है तो ये तो मुस्लिम समाज को तय करना है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं एक बात बड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं, यही भाजपा थी जिसने समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार आरोप लगाया कि हम तो केवल मुस्लिम समाज के लिए काम करते थे। तो ये तो मुस्लिम जी समाज तय करे कि जनता के बीच में रह करके अगर समाजवादी पार्टी को आज MY के नाम से संबोधित करने का काम किया गया, तो ये केवल और केवल मुस्लिम समाज के प्रति उनको नेतृत्व देने, मुख्य धारा से जोड़ने, उनको सहभागिता देने, सक्रिय राजनीति में लाने के प्रयासों के कारण हुआ। तो अब मैं ये जी मुस्लिम समाज पे छोड़ता हूं कि वो क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जनता का निर्णय लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। जी अविरल जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में विवेक जी ने बात की है, तो किस तरह से अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां की जाएंगी? अविरल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? विषय है। तो बिहार प्रदेश में आज सेकुलर सरकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके लिए समान रूप से काम करने वाले नेता नीतीश जी के नेतृत्व वाली आज सरकार है। और मैं समझता हूँ जहां तक विषय एक तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व का वो अभूतपूर्व है। और जमीनी जी स्तर पे विकास का काम की बात हो या अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, नीतीश जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से मजबूती के साथ हमारी सरकार वहां चल रही है, चलेगी। इसमें किसी रूप में फेरबदल नहीं है। और आज शपथ ग्रहण समारोह निश्चित रूप से हुआ है। और हमारा एक ही मकसद रहेगा, एक ही चीज पे हम फोकस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, गरीबों को किस रूप में आगे बढ़ाया जा सके, युवाओं को रोजगार दिए सके। इसी के आधार पर हमारी पूर्ण रूप से सरकार चलेगी। जी अविरल जी, फिलहाल तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि एक लंबा अंतराल वहां पे नीतीश सरकार का ही रहा है, और उसके बाद अब फिर से यही कहा जा रहा है कि विकास की बात होनी चाहिए। जो पिछले आंकड़ों को देखकर और अब के आंकड़ों को देखकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐतिहासिक चीजों का बदलाव जरूरी है और चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या यूं कहेंगे एनडीए की तरफ से? देखिए जहां तक विषय तैयारियों का, तैयारियां हैं, बिल्कुल हैं, तैयारियां स्पष्ट हैं, सर्वविदित हैं। हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी सबके लिए काम करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे, इसमें कोई फ्रंट बट। जी अविरल जी, इसी के साथ एक बार बार एक बात और कही गई है कि जो चुनाव के ठीक पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाले गए हैं, उसे ये कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों के जरिए वोट खरीदने का काम किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए जहां तक विषय सच्चाई का, इसमें किसी रूप में कोई सच्चाई नहीं है। आरोप है इनके द्वारा, SIR की बात हो या फिर एक तरीके से जी वोट चोरी के आरोप का विषय हो, तमाम सारे आरोप, अनेकों आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए पे, नीतीश जी के ऊपर लगाए गए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी रूप में दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ किया जा रहा है तो जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। और जनता पूर्ण रूप से जानती है, जनता पूर्ण रूप से अवेयर है। और बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जी हम चिंता करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जी विवेक पांडे जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि 10 हजार रुपए जो महिलाओं के खातों में भेजे गए थे, उसको लेकर तो लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े ही किए गए हैं। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए विवेक जी। मैं तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और इसका जवाब भाजपा के लोगों को देना भी चाहिए कि जी चुनाव के पहले सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, चुनाव के खत्म होते ही जैसे ही सत्ता हासिल करते हैं वो कटेंगे तो बटेंगे के नारे में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं ये जी पूछना चाहूंगा कि आप आज जो विषय है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे बिहार की बात करिए, चाहे अन्य किसी राज्य की बात करिए, मुस्लिम वर्ग को प्रतिनिधित्व मुख्य धारा में क्यों नहीं देते? ये सवाल जी उठेगा। क्या मुस्लिम केवल इनके लिए एक राजनीतिक का मोहरा बन करके रह जाएगा? क्योंकि जी भाजपा के किसी प्रवक्ता से जब आप बात करते हैं तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के बिना बात नहीं कर पाते। और उससे बड़ी जी बात एक समझने वाली ये भी है कि जिस प्रकार से भाजपा मुद्दों से भाग रही है,
मुद्दों से जी भाग करके भाजपा केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण इस देश को दिखा करके अपनी उस धार्मिक ध्रुवीकरण की आड़ में, चाहे चंदे के पैसे हो, चाहे मंदिर निर्माण का पैसा हो, चाहे सीमेंट की बोरियां हो, चाहे वहां के टेंडर हो, चाहे ठेके हो, चाहे वहां की जमीनें हो, उनमें जिस तरह जी भ्रष्टाचार करके अपने नेताओं के जेब भरने का और उसमें कमीशन लेने का काम कर रही है, क्या जी इस देश की जनता अब इस पे बात नहीं करेगी? चलिए, आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, बिल्कुल जायज बात है, बहुत अच्छी बात है। जी राम मंदिर का श्रेय भाजपा ने लिया। आज मैं एक सवाल उठाता हूं, क्या मस्जिद बनाने का श्रेय भाजपा नहीं लेना चाहती? भाई, जहां मस्जिद मंदिर बना है, वहीं से वहां से कुछ दूरी पर ही एक मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉटमेंट की गई है, जमीन का आवंटन किया गया। मैं आज ये सवाल जी पूछूंगा, क्या भाजपा जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो मुस्लिम वर्ग की भावनाओं को मजबूत करने के लिए क्या वो मस्जिद का निर्माण नहीं करवाएगी? जी इस सवाल का जवाब ले लीजिए जरा इनसे। सबका साथ सबका विकास अविनाश जी, अगर एक उद्देश्य है, तो मस्जिद के निर्माण पे भाजपा बात क्यों नहीं कर रही है? जी अविनाश जी, आपका क्या कुछ जवाब होगा? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से सबका साथ सबका विकास का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास, इसी नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रही है, करती है, करती रहेगी और धरातल पे कर रही है। और नीतीश जी के नेतृत्व जी वाली सरकार पूर्ण रूप से सेकुलर सरकार है। नीतीश जी के ऊपर किसी रूप में आरोप लगाए, मैं समझता हूँ वो हास्यास्पद होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नीतीश जी सेकुलर नेता जी हैं, लोहियाइस्ट हैं, समाजवादी हैं, ईमानदार हैं। एक पैसे का आरोप आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगा, वो भी सबने देखा। और मैं समझता हूँ, जहां तक विषय। अविनाश जी, आपका माइक ऑफ हो गया है, अपना माइक ऑन कर जी, लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इनके आरोपों का और धरातल का, तो मैं समझता हूँ कि धरातल पे जो चीजें हैं वो स्पष्ट नजर आ रही हैं। नीतीश जी, जी अगर उनके इतिहास की बात कर ली जाए, उनके विषय में बात कर ली जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो मधुलिका जी, पूर्ण मेरा रूप से सवाल क्या सबका था, जी। ये जवाब क्या दे रहे हैं? अविनाश जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए जो विवेक जी ने पूछा है कि आखिरकार मस्जिद निर्माण को लेकर कब बात बनेगी आगे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप सवाल रिपीट कर दीजिए। अविनाश जी, विवेक जी का सवाल ये था कि मंदिर निर्माण तो हो गया, लेकिन मस्जिद निर्माण को लेकर आगे कब काम किया जाएगा? नहीं, मंदिर मस्जिद करने के लिए मैं समझता हूँ आज डिबेट नहीं है। अगर डिबेट है तो बिहार के विषय पे है, और बिहार की सरकार के विषय पे है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ एक एक करके बिहार के विषय पे। जिस दिन मंदिर और मस्जिद के विषय पे डिबेट होगी, उस दिन मंदिर मस्जिद के विषय पे कर लेंगे डिबेट, कोई समस्या नहीं है। और मंदिर मस्जिद अगर टॉपिक होता तो मैं उसी के विषय में बोलता, इसीलिए मुझे समझ मधुलिका में जी, नहीं आ रहा डिबेट था का कि विषय ये। नहीं है, लेकिन मेरा विपक्ष का एक सवाल तो है ना, सवाल का जवाब हाँ या ना में तो लेकिन दे विपक्ष सकते का हैं ना। नहीं सवाल नहीं, था देखिए, अविनाश जी। देखिए देखिए, फिर तो बहुत सारे सवाल मेरे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बिल्कुल सवालों पूछिए में ना, मैं मैं तो भी जा जवाब देने सकता के लिए हूँ, बैठा ही लेकिन हूँ। मैं कहाँ जवाब से भाग रहा हूँ, मैं तो नहीं, जवाब देखिए, देने के लिए बैठा ही हूँ। देखिए भाई साहब, मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से डिबेट का, डिबेट में एक मुद्दा होता है जो टीवी चैनल डिसाइड करता है, उसी के आधार पर डिबेट होती है। और आज की डिबेट बिहार के विषय पे है, नीतीश जी के शपथ ग्रहण और विकास के मुद्दे पे है। अगर विकास बिहार हमारी के प्रायोरिटी चुनाव में निशान अयोध्या का नाम लिया गया, मस्जिद हम तो करते नहीं है। अयोध्या का विषय बिहार से जुड़ गया ना। अगर विवेक जी, अविनाश जी, बिहार के चुनाव में अयोध्या का नाम लेकर के वोट मांगा गया, तो मंदिर के अयोध्या के नाम पे मुद्दे वोट पे नहीं बिहार मांगनी में क्यों नहीं चाहिए। बात होगी? विवेक जी, अविनाश जी, फिलहाल इस मुद्दे पर हम लोग किसी अगले बिल्कुल दिन डिबेट बिल्कुल करेंगे। सही फिलहाल बात है। आज के मुद्दे पर रहते हैं। अविनाश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ओवैसी का और बीएसपी का एक खास प्रभाव बिहार के चुनाव में देखने को मिला, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान यूपी के चुनाव में झेलना पड़ सकता है? कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है? जी, ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इन्होंने मंदिर मस्जिद की बात की, मैं समझता हूँ मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट किसी को नहीं मांगना चाहिए। किसी ने, हमने तो मांगा नहीं है। अब किसने मांगा, एक अलग योगी विषय जी हो को सकता है, बताइए, और उसके। योगी जी को बताइए ये बात। नहीं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। और रही बात चुनावी सभा में कह देने की कि हमारी सरकार के भीतर राम मंदिर निर्माण हुआ, तो एक अलग विषय इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था, उसे सही से एग्जीक्यूट कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसी रूप में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, ये भी एक फैक्ट है, इसको। अविरल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भाजपा के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बात को मंच पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह मंदिर निर्माण हुआ, वरना भाजपा का कोई प्रवक्ता ये बात मंच पे स्वीकार नहीं करता कि ये मंदिर निर्माण भाजपा ने नहीं करवाया। आप पहले ऐसे जमीनी नेता हैं, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ये बात मंच पे कही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए, उसका कंप्लायंस करते हुए भाजपा सरकार ने मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी अविनाश जी, बिल्कुल क्या कुछ बिल्कुल, कहना देखिए, चाह रहे हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम सही बात है। हम तो कह रहे हैं, हम तो शुरू से कहते रहे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहे हैं इस विषय को। हमारे समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट आया, लेकिन मंदिर निर्माण हमारे समय में हुआ, हमारे समय में मंदिर बना, और उसके साथ साथ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ वो डिसीजन। बुलवा लिया आज, बुलवा लिया इनसे आज। का धन्यवाद करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। वो उनकी नहीं विवेक जी, हुई अगला सवाल। जी, अविनाश जी, अविनाश जी, आप तक आएंगे लौट के। विवेक जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि बिहार चुनाव में लगातार जो तमाम पार्टियां थी उनका असर देखने को मिला है, और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की पारी, उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, देखने को मिला कि अक्टूबर माह में एक बड़ी रैली इनके द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से खास में, क्योंकि पीडीए की बात तो लगातार होती हुई ही आई है, लेकिन क्या नए फैक्टर्स होंगे इस बार? नहीं देखिए, नए फैक्टर्स तो जो होते हैं रणनीतिक विषय की बात है, लेकिन चलिए मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। जिस तरह से भाजपा ने, मुझे लगता है बिहार चुनाव में किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतार करके ये साबित कर दिया कि मुस्लिम वर्ग इनके लिए केवल वोट विशेष का एक आधार है, एक पर्याय है। उत्तर प्रदेश में बात करिए तो उत्तर प्रदेश में तो इन्हीं का आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्य मुस्लिमों के लिए किया गया। अब हमें नहीं पता था कि जब हम लोक भवन बनाएंगे तो उसमें कोई संत भी बैठेंगे, उसमें कोई राजनीतिक दल के लोग बैठेंगे, चाहे उसमें पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रमुख सचिव भी बैठेंगे। भाई हमने तो सिर्फ एक जनहित में, लोकहित में समर्पित कार्य को अंजाम दिया। जब हमने आगरा जी, एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया, तब हमने जाति और पंथ देख करके उसके आधार पर वर्गीकरण करते हुए अलग अलग लेन या सर्विस डिवाइडर रोडें नहीं तैयार की कि इस जाति के लोग इसी जी, लेन से जाएंगे। भाई हमने तो एक निष्पक्ष रूप से काम करते हुए उत्तर प्रदेश को एक ऐतिहासिक राजमार्ग सुपुर्द किया। जब हमने सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई, तब हमने नहीं सोचा था कि उसी सिग्नेचर बिल्डिंग में बैठ करके अधिकारी फर्जी एफआईआर के माध्यम से युवाओं के भविष्य को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे, युवाओं के भविष्य को काले अध्याय के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में बोलने की आजादी पे, चाहे आपके व्यक्तिगत आजादी पे, स्वतंत्रता पे प्रहार करने का काम करेंगे, मीडिया को प्रभावित करने का काम करेंगे फर्जी एफआईआर के माध्यम से। भाई हमने तो जी, लोकहित में कार्य किए थे। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, इनके लोकहित के कार्यों की जो एक आधारशिला है, उसमें मुस्लिम समाज बहुत सक्रिय रूप से देख रहा है, आंखें खुली हुई है। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, हर हर समाज में कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। मैं किसी समाज को ये नहीं कह सकता कि कोई समाज संपूर्ण होता है, लेकिन अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जो एक व्यवहारिक विषय की बात है कि जो एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो किसी भी सरकार का आकलन अपने कार्यों के आधार पर करता है। लेकिन अब जी, जब इनको ये बात समझ में आ गई तो ये एसआईआर और चुनाव आयोग के साथ की सहायता लेने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश में जनता जागरूक है, मतदाता अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ता है। और उससे बड़ी बात की, समाजवादी पार्टी की जो पीडीए इकाई है, वो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की एक फौज जमीन पे कार्य कर रही है दिन रात, ताकि एसआईआर में किसी का भी नाम न कटने पाए, किसी भी मतदाता को उसके अधिकारों से वंचित ना होना पड़े, और संवैधानिक मर्यादा में रह करके जितनी भी लड़ाई इनके अनैतिक कृत्यों के प्रति हो सकती है, वो हम करने का काम कर रहे हैं। जी। विवेक पांडे जी, एक चीज और देखने को मिली है कि मायावती की ओर अखिलेश यादव का रुख जो है वो काफी ज्यादा नरम नजर आ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार 27 के चुनाव में? नहीं देखिए, मायावती जी एक अच्छी अनुभवी नेता हैं। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी नेता पे, किसी भी पूर्व नेता पे कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हमेशा बचते हैं। अगर सामने से जी, कोई कटाक्ष होगा तो बिल्कुल उस पर प्रतिक्रिया आपको मिलना लाजमी है। लेकिन जहां तक मायावती जी, जी की बात है, मायावती जी देखिए, चूंकि आज मायावती जी एक व्यवहारिक राजनीतिक बंधन में मुझे लगता है किसी न किसी दबाव में नजर आती हैं। और हमारा जी, मानना है कि अगर उनको कहीं से भी अगर समाजवादी पार्टी की सहायता की आवश्यकता पड़े, पूर्व में भी हमने उनको सहायता की, पूर्व में भी हमने एक जी, शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार को निभाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिन दिखाते हुए उनको सम्मान देने का काम किया। मुझे जी, नहीं समझ में आता कि मायावती जी का नाम जब समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के सामने आता है तो मीडिया असहज क्यों होने लगती है, या विपक्ष असहज जी, क्यों होने लगता है। भाई देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों में एक लकीर होती है मर्यादा की, शिष्टाचार की एक महीन लकीर, और उसी लकीर के इस पार हम है, उसी लकीर के उस पार वो है। मुझे लगता है कि कोई जी, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मायावती जी को पहले भी सम्मान दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जी। और आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ी, यदि वो निर्णय लेते हैं तो उनको फिर सम्मान दिया जाएगा।
जी। ओवरऑल वाली चीज देखने को मिला कि बिहार चुनाव में योगी फैक्टर की काफी ज्यादा सराहना देखने को मिली, हर तरफ जय जय योगी हो रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि यूपी में अब योगी का जादू नहीं चलेगा। तो क्या मानना है आपका, क्या यूपी में योगी का जादू चल पाएगा इस बार? अवरल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल जी बिल्कुल। बताएं। देखिए जहां तक बिल्कुल देखिए जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, योगी जी के नेतृत्व में जी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, पूर्ण रूप से अच्छा शासन चल रहा है, और उसके साथ साथ रामराज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है, और एक जी। तरीके से गरीबी मुक्त प्रदेश का निर्माण हो रहा है, रोजगार युक्त प्रदेश का निर्माण हो रहा है योगी जी के नेतृत्व में। अपराधी गुंडे माफियाओं पे कठोरतम कार्रवाई हो रही है। तो वो बिल्कुल स्पष्ट है, जी। सर्वविदित है, और काम के आधार पे हम वोट मांगते हैं, विकास के आधार पे सबको वोट मांगनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। और वो उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, अगर आवास योजना केंद्र सरकार चलाती है, उसका लाभ सबको मिलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आवास योजना के लाभार्थी सब हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। तो मैं जी। समझता हूँ एक रिलीजन के आधार पे हमारे ऊपर अगर ये सर्टिफिकेशन कोई करता है, तो पूर्ण रूप से गलत है, बेबुनियाद है, तथ्यात्मक किसी रूप में नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से सबका साथ सबका विकास का, वो होता था, होता है, होता रहेगा। और रही बात जी। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट की, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने की, तो उस विषय में, उस क्षेत्र में निरंतर कार्य जारी रहेगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। जी। अवरल जी, एफआईआर पे लगातार सवाल खड़े हुए हैं, आखिर क्यों जरूरी था एसआईआर? नहीं, देखिए एसआईआर क्या है, एसआईआर कुछ नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा बनाकर लोग घूम रहे हैं। एसआईआर बिल्कुल जी। स्पष्ट है, अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो गई, उसका नाम जोड़ दिया जा रहा लिस्ट में। कोई एक जी। तरीके से नहीं है आज, वो एक्सपायर हो गया है, वो नहीं रहा, उसका निधन हो गया, तो उसका नाम हटा दिया जा रहा है। और उसके साथ जी। साथ अगर किसी का नाम किसी रूप में उसमें त्रुटि है और गलत जुड़ा हुआ है, तो उसको उस त्रुटि को सही किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार से इस मुद्दे पर आरोपबाजी नहीं की जानी चाहिए। जी। अवरल जी, अंत में मेरा आपसे यही सवाल है कि आप बिहार की जनता को आज क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं सीएम पद पर आज शपथ ग्रहण किया है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवरल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नेटवर्क इशू है। जी। विवेक जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि एसआईआर को लेकर तमाम तरह के जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है ठीक है बेहतर चीजें हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल देखने को मिले हैं, क्या मानना है आपका, क्या ये सारी चीजें लाना बिल्कुल सटीक होगा? मैं देखिए बड़ी स्पष्टता से सिर्फ एक बात कहूंगा, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हर मंच से दोहरा रहा हूँ। अगर जी। एसआईआर में काटे गए नामों के प्रतिशत आंकड़े, उनके कारण, जातियों का उल्लेख, इसको सार्वजनिक जी। कर दे, और जो नाम जोड़े गए उनको जोड़ने का कारण, जातियों का प्रतिशत, जातियों का उल्लेख सार्वजनिक अगर कर जी। देता है चुनाव आयोग, तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि हम फिर भी निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाने वाले माने जा सकते हैं। लेकिन जी। पारदर्शिता की बात अगर की जाए, तो चुनाव आयोग को कहीं भी ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो मनमाने तरीके से किसी का नाम भी काट देगा और देश की जनता को बताएगा नहीं कि कारण क्या था नाम काटने का। मुझे लगता है कि हर संवैधानिक संस्था में आपको मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, चुनाव आयोग मनमानी करेगा, तो कल तो वो विपक्ष के सारे वोट काट करके रख देगा, सत्ता पक्ष को एक तरफा जिता देगा। हम चुनाव आयोग की जी। इस पारदर्शिता पे क्रियान्वयन न करने की संदेहास्पद भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या कारण है जी। कि आप जो नाम काट रहे हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और उनके कारण सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मलिक भाई से, मैं बता देता हूं। आपने कहा था बिहार को संदेश, बिहार की जनता को स्पष्ट संदेश है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई भी देता हूं, और उनको एक सुझाव जी। भी देता हूं कि अपनी पार्टी और राजनीतिक दल के लोगों को बचाए रखिएगा, क्योंकि कल जी। शाम तक ही कुछ नाम उजागर हुए जो आपके पार्टी के नेताओं को, भैया हमको तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला बिहार के पत्रकारों से, कि वो जी। नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को प्रलोभन दे रहे थे, लाभ लोलुपता में उनको कहीं ना कहीं समावेशित करने का प्रयास कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार का दल छोड़ करके भाजपा में आ जाए। तो मुझे लगता है जी। नीतीश कुमार जी संभाले रहिएगा। आपकी इस पार्टी को कब, आपकी पार्टी के विधायकों को कब ये तोड़ेंगे और कब आपको मुख्यमंत्री पद से पदच्युत कर दिया जाएगा, इसका आपको अंदेशा भी नहीं हो पाएगा।
इसलिए नजर जी खुली रखिएगा और विपक्ष का साथ लेकर के चलिएगा, अन्यथा न आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जी, अमरल मलिक जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार की जनता को? 1 मिनट में अपने जवाब को पूरा करिएगा, वक्त का अभाव में हमारे पास। जी नहीं, बिल्कुल देखिए, जहां तक नीतीश जी का विषय है तो नीतीश जी की सरकार की अगर बात कर ली जाए तो हमारा डेवलपमेंट मेन उद्देश्य है। डेवलपमेंट के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जी डेवलपमेंट की बात हो, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट की बात हो, या हर क्षेत्र के विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो निश्चित रूप से उसी के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो राय नहीं है। और जहां तक विषय आरोपबाजी का, कौन आरोप लगा रहा है नहीं लगा रहा है, आरोप लगा सकते हैं। और नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित के प्रति समर्पित है, युवाओं के प्रति जी समर्पित है, बिहार प्रदेश की जनता के प्रति समर्पित है, नागरिकों के प्रति समर्पित है, सिटीजन्स के प्रति समर्पित है। और हमने विकास किया है, इसी के आधार पे हमारी सरकार बनी है, हम वोट मिली है। इसमें किसी रूप में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि आज नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर लिया है। सभी नेताओं के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है, खास विकास की हो रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अगले 5 सालों में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी। मैं आपके साथ मधुलिका।